जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों रशिया के हॉर्मुज पर बड़ा अटैक, भारतीय मर्चेंट नेवी अफसर की मौत की जानकारी। तो भड़क उठा अपना भारत दोस्तों, बताएंगे कल ही 23 भारतीयों को लेकर जा रहे जहाज पर हुआ था बड़ा अटैक, और आज दोस्तों रशिया के समुद्री क्षेत्र में बड़े अटैक की जानकारी सामने आई है, जिसमें अपना भारतीय मारा गया। जिसके बाद बताएंगे भारत ने क्या जवाब दिया इस मुद्दे पर दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे। पहली बार ईरान पर टूट पड़े बहरीन और कुवैत दोस्तों, पहली बार किया सीधा हमला, क्या शुरू हो गया महायुद्ध, आपको बताएंगे। चौंका देने वाली सबसे बड़ी खबर, कैसे ईरान के खिलाफ इन दो मुस्लिम देशों ने खोल दिया नया मोर्चा दोस्तों। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यूएई ने भी दिया है उनका साथ। जी हाँ, ये जानकारी जानकर जाएंगे आप भी चौंक दोस्तों। तो वहीं आपको बताएंगे सीजेपी प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने किया बहुत बड़ा खुलासा। वहीं भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर यूनाइटेड नेशन की हो गई एंट्री, संयुक्त राष्ट्र ने पुलिस और सरकार को लेकर क्या कहा, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो उधर आपको बताएंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया दोस्तों। वो 5 सबसे बड़े कारण आपको बताएंगे, आखिर क्यों एट लास्ट धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ गया। 36 दिन बाद क्यों हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्यों इतना समय लगा इस्तीफा देने में, या फिर क्या वजह रह गई कि ना देते देते भी देना पड़ गया दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने यह इस्तीफा छात्रों के लिए, युवाओं के लिए दिया है, ना कि कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, अगर कॉकरोच जनता पार्टी को ऐसा लगता हो कि उनके दबाव में आकर बीजेपी ने यह इस्तीफा दिलवाया है, मानते हैं कि बिल्कुल गलत सोच है कॉकरोच जनता पार्टी की, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रशिया यूक्रेन जंग के बीच दोस्तों ब्लैक सी जो है वो यूरोप का हॉर्मुज बन गया है, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों का भी वैसा ही हाल हो रहा है जैसा हॉर्मुज में हो रहा है दोस्तों। हाल ही में रशिया के इस जल क्षेत्र से गुजर रहे एक कमर्शियल जहाज MV ओमोरफ पर भयंकर अटैक हुआ। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि यह शख्स एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। इस जहाज पर कुल 10 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 3 भारतीय थे। इस हमले को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास रूसी अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और पीड़ित परिवार तक हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटा हुआ है। भारत सरकार ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते खतरों को लेकर गहरी चिंता जताई है। बताया जा रहा है कि MV ओमोरफ नाम का यह कमर्शियल कार्गो शिप शनिवार को रशिया के पास काला सागर से होकर गुजर रहा था। उसी दौरान जहाज अचानक हमले का शिकार हो गया। हमला किसने किया और किस हथियार, ड्रोन या मिसाइल से किया गया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ब्लैक सी का यह इलाका लंबे समय से जंग की चपेट में है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक इस हमले में एक भारतीय नागरिक ने अपनी जान गंवा दी है। विदेश मंत्रालय ने घटना की सूचना मिलते ही रूस में दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क साधा है और प्रभावित परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। बात यह नहीं है कि वहां पर हमले हो रहे हैं या फिर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन जब भारत की मोदी सरकार ने यह कह दिया है कि अगर जहाज इन समुद्री क्षेत्रों से गुजर रहे हैं तो ये जिम्मेदारियां उन देशों को लेनी पड़ेगी जिन क्षेत्रों से ये जहाज गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इतना कह देने के बावजूद भी, वार्निंग देने के बावजूद भी हमले रुकते दिखाई नहीं दे रहे। जहाजों पर लगातार अपने भारतीयों की मौत की जानकारियां सामने आ रही है। जहाज पर जितने भी अटैक्स हो रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने भारतीय लोग वहां मौजूद अवश्य होते हैं जिनकी कहीं ना कहीं मौत हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा और गहरा विषय है अपने भारत के लिए और सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि अपने भारत ने नई नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लगा रखा था कि अन्य देशों के जहाजों पर भारतीय नियुक्त नहीं किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। ऐसे में और क्या एक्शन लेना चाहिए अपने भारत को दोस्तों, आप अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, क्या शुरू हो गया है महायुद्ध, ईरान पर टूट पड़े बहरीन और कुवैत, पहली बार किया डायरेक्ट अटैक। जी हां दोस्तों, बता दें सबसे बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका में युद्ध के बीच पहली बार ऐसा हुआ है जब खाड़ी के कई देशों ने सीधा सैन्य हमला शुरू कर दिया है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार बहरीन और कुवैत ईरान पर सीधे हमले कर रहे हैं। इन दोनों देशों ने सऊदी अरबिया की मदद से ईरान के मिसाइल स्टोरेज और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने उन्हें इंटेलिजेंस और
डिफेंसिव एयर कवर देकर मदद कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान लंबे समय से उन देशों को निशाना बना रहा है जिनमें अमेरिका के बेस हैं। इससे पहले खाड़ी के देश केवल आत्मरक्षा का प्रयास करते थे और ईरान की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर देते थे। खाड़ी के देशों ने युद्ध बढ़ने की आशंका से कभी सीधे युद्ध में भाग नहीं लिया। हालांकि ईरान के लगातार हमलों को देखते हुए अब खाड़ी देशों ने भी युद्ध के लिए कमर कस ली है। फिलहाल 2 देशों ने ही ईरान के खिलाफ अभियान शुरू किया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ओमान और कतर जैसे देशों ने भी अभी हमले शुरू नहीं किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के खिलाफ यूएई के अभियान में सऊदी अरब भी शामिल था। वहीं बहरीन और कुवैत ने तो अपना मोर्चा ही खोल दिया है। दोनों की खाड़ी देशों पर हाल के दिनों में ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस और उनके सैन्य उपकरणों को निशाना बनाने का प्रयास करता है। वो बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में ज्यादा हमले करता है। इसके अलावा यूएई के कई शहरों में ईरान ने तबाही मचाने का प्रयास किया। इन खाड़ी देशों में अक्सर सायरन बजाए जाते हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ईरान के खिलाफ अब नया मोर्चा खुल चुका है। दोस्तों, अब तक मात्र अमेरिका या फिर इजराइल ही ईरान पर अटैक किया करते थे, लेकिन अब इन मुस्लिम देशों ने भी नया मोर्चा खोल करके ईरान को सारे अटैक्स का मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूएई भी पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने खुद बमबारी नहीं की, लेकिन ऑपरेशन के लिए ईरानी ठिकानों की खुफिया जानकारियां उपलब्ध करवाई और मिशन के दौरान डिफेंसिव एयर कवर भी दिया। यानी वो सीधे हमला करने के बजाय पूरे ऑपरेशन का अहम सहयोगी बना रहा। सोचने वाली बात है दोस्तों कि बहरीन और कुवैत की जो वायु सेनाएं अपेक्षाकृत छोटी हैं और अमेरिकी तथा यूरोपीय लड़ाकू विमानों से लैस हैं, इसके बावजूद भी दोनों देशों ने ईरान के अंदर कार्रवाई का जोखिम उठाया। बहुत बड़ी बात है। बहरीन कुवैत के द्वारा किए गए सीक्रेट हमले पर आपकी क्या है निजी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भारत देश को आगे बढ़ता देखने के लिए लाइक का बटन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अब बात कर लेते हैं भारत में प्रोटेस्ट को लेकर क्या है जानकारी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए आज बता दिया है कि पाकिस्तानी अकाउंट से फेक न्यूज फैलाई जा रही थी और इन प्रदर्शन में तोड़ फोड़ में भड़काने का काम कर रही थी। जी हां दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज यानी शनिवार को दोपहर में 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे कर दिए। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तानी अकाउंट से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। कई पोस्ट में भ्रामक जानकारियां फैलाई गई। डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर ने कहा है कि हमारी जांच में यह साफ साफ पता चला है कि पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित जांच एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट की पहचान करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 400 से भी ज्यादा ऐसे हैंडल की पहचान की गई है और उन्हें एआई से बना कंटेंट, डीप फेक वीडियोस, एडिटेड फोटो और विरोध प्रदर्शन से जुड़ा दूसरा गलत कंटेंट फैलाने के लिए ब्लॉक किया गया है। डीसीपी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कुछ ऐसे हैंडल फेक जानकारी फैलाने में एक्टिव पाए गए थे। इन सोशल मीडिया अकाउंट ने कई सीनियर अधिकारियों के ऑफिशियल बयानों को एडिट करके और विजुअल कंटेंट में हेर फेर करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से आखिरकार दिया इस्तीफा। छात्र आंदोलन के बीच सबसे बड़ा फैसला, नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है। उन्होंने पोस्ट करके कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। तो वहीं आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या कह रहे हैं सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के बता दें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब जंतर मंतर दिल्ली में जश्न का माहौल है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि ये तो अभी पहला ही विकेट है, हम यहाँ नहीं रुकने वाले, ये तो बस अभी शुरुआत है। इसी के साथ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हत्यारा बताते हुए लोगों से एक अपील भी की। अभिजीत दिपके ने कहा कि इस देश के युवा ने दिखा दिया है कि अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है। दिपके ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने जिलों में उन नीट के बच्चों के लिए कैंडल मार्च निकालिए जिनका हत्यारा
धर्मेंद्र प्रधान है, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सुबह हो गई मामू, लोकतंत्र की सुबह हो गई है और इस देश की जनता जाग उठी है। ये पहला विकेट है, यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी तो बस शुरुआत हुई है। प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न का माहौल छा चुका है। छात्रों को और भाजपा के सदस्यों ने इसे नीट पेपर लीक मामलों को लेकर चल रहे अपने 36 दिन के आंदोलन की बड़ी पहली जीत बताया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बाकी बची मांगों को पूरे होने तक विरोध जारी रखने का भी संकल्प लिया। दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं तो आप जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आपको बोलने से डरना नहीं चाहिए, जब आप आवाज उठाएंगे तभी वे अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि वे हमारी वजह से ही सत्ता में बैठे हैं। उसने साथ में 2 अपनी और मांगे बताई। उसने कहा कि इस पेपर लीक विवाद से जुड़े मामलों में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और प्रश्न पत्र लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग कर रही है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, जस्ट अभी की जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दीपके के इस बयान के बाद सरकार ने कौन कौन सी बातें मानी है, कौन कौन सी इनकी डिमांड मानी है छात्रों की, बता दें। सरकार और सीजेपी डेलीगेशन के बीच 3 दौर की गहन चर्चा हुई। इसके बाद कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बताया कि उनकी 3 प्रमुख मांगे थी। पहली मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा थी, जो पूरी हो चुकी है। दूसरी मांग दिल्ली और बीजेपी शासित राज्यों में दर्ज एफआईआर वापस लेने की थी। सरकार ने इस पर भी अपनी पूरी सहमति जता दी है, यानी कि एफआईआर को वापस लेने की बात कही जा रही है। सरकार अगले 3-4 दिनों में इन एफआईआर की कॉपी सीजेपी को सौंप देगी। इसके अलावा भविष्य में सीजेपी टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार मंगलवार तक इसका लिखित ड्राफ्ट भी शेयर करेगी। दोस्तों अब आपको बताते हैं आखिरकार वो कौन से 5 सबसे बड़े वजह रहे कि ना चाहते हुए भी 36 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा इस्तीफा। आखिर क्या है वजह, आपको बता दें। पहली वजह है सड़कों पर जेन का असली दम देखने को मिला। जंतर मंतर पर 24 घंटे डटे हजारों युवाओं ने साबित कर दिया कि उनका यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड या हैशटैग नहीं था। दिन रात एक करके सड़क पर डटे छात्रों के जोश ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिहार, जी हां, बिहार से पूरे देश में आग फैलती दिखाई दी। आंदोलन का सबसे उग्र और असरदार केंद्र बिहार बना, जहां छात्रों के आक्रोश ने पूरे राज्य की व्यवस्था को ठप कर दिया। शनिवार यानी आज पूरा बिहार बंद है। कई जिलों में पुलिस गाड़ियों में आगजनी, पत्थरबाजी और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने जैसी नौबत आ गई। बिहार से भड़की यह चिंगारी तेजी से देश के अन्य राज्यों में फैलने लगी। तीसरा, अपनों का विरोध और संघ की नसीहत, यानी जब आंदोलनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ तो बीजेपी और आरएसएस के भीतर से ही असंतोष की आवाजें उठने लगी। पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी के संस्थापकों में से एक मुरली मनोहर जोशी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को सख्त नसीहत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के युवाओं की जायज मांगों पर सख्ती या मनमानी थोपने के बजाय उनसे सीधे संवाद के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। संगठन के अंदरूनी दबाव और संघ की इस सलाह ने सरकार पर नैतिक दबाव बनाया, जिससे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। चौथा, चुनावी नुकसान और कैडर वोट खिसकने का डर, यानी नीट पेपर लीक मुद्दे से बीजेपी का अपना कोर मिडिल क्लास वोट बैंक और युवा कैडर बेहद आहत और नाराज हो रहा था। आने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इस आक्रोश का सीधा खामियाजा भुगतने की गहरी आशंका थी। पार्टी आला कमान को यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अगर लाखों परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के गुस्से को तुरंत शांत नहीं किया गया तो चुनावी मैदान में बड़ा राजनीतिक और चुनावी नुकसान झेलना पड़ सकता है। 5वां है दोस्तों, विपक्ष को मुद्दा छीनने से रोकना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी प्रमुख विपक्षी पार्टियां इस छात्र आंदोलन को अपने राजनीतिक पुनरुत्थान का जरिया बनाने में पूरी ताकत से जुट गई थी। विपक्षी नेता सड़कों से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। बीजेपी किसी भी कीमत पर विपक्ष को इस जन आंदोलन का श्रेय या राजनीतिक माइलेज नहीं लेने देना चाहती थी। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और विपक्ष के हाथों से ये तीखा मुद्दा छीनने के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही सबसे त्वरित विकल्प बचा था। तो यह है सबसे बड़ी और अहम 5 सबसे बड़े कारण। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी निजी राय हम जानना चाहते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, क्या ये सही किया, या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन लोगों को छानना निकालना जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया था? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देने से मामला शांत हो जाएगा या फिर पेपर लीक नहीं होंगे, इसकी गारंटी मिल सकेगी? क्या है आपकी राय, जरूर हम जानना चाहेंगे। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।